राहुल गांधी के लिए आज एक साथ दो बुरी खबरें आई है। पहली बुरी खबर है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत 1 जुलाई को संसद में दिए गए उनके बयान को लेकर एक वकील ने दर्ज कराई है। अखंड हिंदू राष्ट्र समिति के वकील कुषाण सोलंकी की तरफ से दी गई शिकायत में यह मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में दिए भाषण में हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की थी। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा से जोड़कर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिस पर संसद में हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। राहुल के बयान पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठे और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बुरी खबर है कोर्ट से। दरअसल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार 26 जुलाई को राहुल गांधी पेश होंगे। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी थी। जज ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर राहुल 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। 2 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होना था। संसद में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहुल के वकील ने हाजिरी माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 26 जुलाई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का कहना है कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई कर रही है। चूंकि कर्नाटक में दिए गए बयान पर यहां सुनवाई हो रही है, इस दौरान राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया गया है। बीते 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलने का आदेश जारी किया है। अब इन्हें गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। इस आदेश में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भवन भारत के लोगों की अमूल्य विरासत है। राष्ट्रपति भवन तक लोगों को पहुंच आसान बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बनाने का भी प्रयास जारी है। सरकार के इस फैसले का विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए इस आदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के होश उड़ गए हैं। प्रियंका ने तंज कसा है, कहा है कि भले ही यहां दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। दरअसल कांग्रेस नेता ने इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। इससे पहले भी वो पीएम को शहंशाह बता चुकी है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति समेत कई अहम समारोह और उत्सव का आयोजन किया जाना है। आदेश में लिखा गया है कि दरबार शब्द का जुड़ाव भारतीय शासकों और अंग्रेजों के दरबार और सभाओं से है, लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद इस शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं रही।
वहीं अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन में एक बॉल रूम है। अशोक शब्द सम्राट अशोक को दर्शाता है, जो एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप करने से भाषा में एकरूपता आती है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बनाए रखते हुए अंग्रेजीकरण के निशान मिट जाते हैं। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अपनी सादगी की वजह से जाना जाता है। यह इस भवन का सबसे भव्य हॉल है। इसे लेकर सुप्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक रॉबर्ट बायरन ने कहा था कि अपने लिए निर्धारित किए गए डिजाइन के उच्च स्तर में लुटियंस ने कहीं भी चूक नहीं की। दरबार हॉल, जिसे पहले थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, यहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को पहली सरकार ने शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में होने वाले तमाम पुरस्कार समारोह इसी हॉल में आयोजित किए जाते हैं। वहीं अशोक हॉल की बात करें तो यह राष्ट्रपति भवन के सबसे आकर्षक और सुसज्जित हॉल में से एक है। इस कमरे का फर्श लकड़ी से बना हुआ है, तो वहीं इसकी सतह के नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं। अशोक हॉल की छतें ऑयल पेंटिंग से सुसज्जित है। इसकी दीवारों और छतों की पेंटिंग का काम जून 1932 में शुरू किया गया था, जो कि अक्टूबर 1933 में पूरा हुआ। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाली सभी दुकानों, ठेलों, होटलों, रेहड़ियों पर दुकानदार अपना और अपने कर्मचारियों के नाम साफ शब्दों में लिखे। इसका असर यह हुआ कि संगम शुद्ध शाकाहारी होटल का नाम अब सलीम शुद्ध शाकाहारी होटल हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद कांवड़ियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें लोगों ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले की तारीफ की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। इस बीच एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के समर्थन में है। इसमें कई दलीलें दी गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया गया है। लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। कोर्ट में इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर खुद को भी इस मसले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या वह स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। तब सिंघवी ने जवाब दिया कि वे यह कह रहे हैं यह स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है। जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और तुरंत रोक लगा दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि इस फैसले से लोगों का मनोबल प्रभावित होगा। विहिप के महासचिव बजरंग बांगड़ा ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और अन्य भोजनालयों के मालिकों या संचालकों की पहचान प्रदर्शित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे हिंदू समुदाय, हिंदू श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रा करने वालों का मनोबल गिरा है। वहीं यूपी तक से बातचीत में कई कांवड़ियों ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। एक कांवड़िया ने कहा कि अगर नेम प्लेट होता तो कम से कम यह तो साफ हो जाता कि भोजन वो कर रहे हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी। कांवड़ यात्रा पर निकले एक व्यक्ति ने अपना दुख कुछ इस तरह से जाहिर किया, जो भोलेनाथ के लिए जल लेकर जाते हैं वो नॉनवेज छुएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसे होटलों में जिन बर्तनों में मांसाहारी भोजन बनाया गया उसमें पलटकर हमें शाकाहारी भोजन दे दिया। हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोलते हुए एक कांवड़िये ने कहा, योगी जी ने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम क्या ही कहे। एक कांवड़िये ने कहा, अगर मुस्लिम ढाबा चला रहा है तो वेज खाना देगा या नॉन वेज, इसका कैसे पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान शिव के लिए हम पवित्र जल लेकर जा रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे होटल में खाना खा रहे हैं जहां नॉन वेज भी मिलता हो तो हमारा पूरा वर्थ ही खराब हो जाएगा।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सही फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर गलत किया है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आज 25 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की हिरासत खत्म हो रही थी। सीबीआई ने 55 वर्षीय आप नेता को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उनकी पेशी आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल समेत तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी 2 बार खारिज हो चुकी है और तीसरी बार लंबित है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसी साल 8 मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि पिछले महीने राव रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जेल से निकलने से पहले ही केजरीवाल को ईडी हिरासत से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद निचली अदालत के फैसले को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी और अदालत ने जमानत पर रोक लगा दी थी। हालांकि हाल ही में ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है, मगर सीबीआई मामले के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। के कविता को ईडी ने अप्रैल में उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था। कविता पर साउथ लोबी के संपर्क में होने और शराब नीति घोटाले में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है। के कविता को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने कोर्ट से के कविता से पूछताछ के लिए अनुमति मांगी और ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया था कि के कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। वहीं बीआरएस नेत्री के कविता की 16 जुलाई को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से उनको एम्स भेज दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ता में से एक होने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के साथ संपर्क में थे। इसके अलावा सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक हवाला चैनलों के जरिए गोवा राज्य में 44.45 करोड़ ट्रांसफर किए गए और आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए। यह आम आदमी पार्टी को मिले 100 करोड़ की रिश्वत में से एक था, जैसा कि सीबीआई की पिछली चार्जशीट में बताया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 जनवरी 2024 को सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। बीजेपी ने जेपी नड्डा और सतनाम सिंह संधू के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर अब 87 हो गई है। दरअसल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनीत के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। संधू 30 जनवरी को मनोनीत हुए थे। इस तरह उनके पास किसी भी दल का सदस्य बनने के लिए 30 जुलाई तक का समय था। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और इस तरह बीजेपी की राज्यसभा में ताकत 87 सीटों की हो गई है। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या 86 पर आ गई थी। हालांकि अब सतनाम सिंह संधू के भाजपा में शामिल होने से यह संख्या 87 हो गई है। फिर भी राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या अभी भी 90 से नीचे ही है, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इसी महीने केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या घटकर 86 हो गई थी। वहीं एनडीए के पास भी ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। ऐसे में बीजेपी का फोकस अब राज्यसभा में बहुमत जुटाने का होगा। सतनाम सिंह संधू कौन है? सतनाम सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और जाने माने शिक्षाविद हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी में राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की सदस्यता हासिल करने पर सतनाम सिंह संधू को बधाई दी थी।
सतनाम सिंह संधू का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष किए। अपने संघर्ष भरे बचपन के कारण ही वो जिंदगी में जैसे तैसे आगे बढ़े, एक कट्टर परोपकारी बनते गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर छात्रों की आर्थिक मदद करते रहते हैं। वह जनता के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।